दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे दूध उत्पादन से संबंधित क्रियाविधि के बारे में। दूध उत्पादन कैसे होता है, कौन सी कोशिकाओं का इसमें योगदान होता है, स्तन ग्रंथियों में क्या पाया जाता है, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन दुग्ध उत्पादन के बारे में। दूध उत्पादन से संबंधित जो भी क्रियाविधि होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले जब अपन स्टार्ट करते हैं तो देखो, दूध उत्पादन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां। अब पहला प्रश्न ये आता है, स्तन ग्रंथियां किसका बदला हुआ रूप है? तो स्तन ग्रंथियां स्यूडोरीफेरस का बदला हुआ रूप है। सबसे पहला प्रश्न ये आता है, स्तन ग्रंथियां का बदला हुआ रूप है? तो स्तन ग्रंथियां स्यूडोरीफेरस का बदला हुआ रूप है। अगला, स्तन ग्रंथियों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो स्तन ग्रंथियों की उत्पत्ति हुई है एक्टोडर्म से। स्तन ग्रंथियों की उत्पत्ति किससे हुई है? एक्टोडर्म से हुई है। फिर अगला प्रश्न आता है, स्तन ग्रंथियों में सामान्यतया पाया जाता है? तो स्तन ग्रंथियों में सामान्यतया पाया जाता है रक्त। क्या पाया जाता है? रक्त। यानी कि अगर आपसे दुग्ध वाहिनियां पूछे, स्तन ग्रंथियां पूछे, तो उनमें सामान्यतया रक्त पाया जाता है। और रक्त भी कौन सा पाया जाता है? अशुद्ध रक्त होता है। जेट में कई बार आया कि दुग्ध वाहिनियों में क्या पाया जाता है? तो रक्त पाया जाता है। और रक्त कौन सा होता है? अशुद्ध होता है। तो देखो, सबसे पहले अपन दूध उत्पादन से संबंधित क्रियाविधि पढ़ रहे हैं। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा स्तन ग्रंथियां सबसे मुख्य अंग हो गया। दूध उत्पादन में सबसे मुख्य अंग होता है स्तन ग्रंथियां। फिर अपन ने पढ़ा स्तन ग्रंथियां किसका रूप है? तो स्यूडोरीफेरस का बदलाव रूप है। स्तन ग्रंथि एक्टोडर्म से हुई है। और नॉर्मली अगर बात करें कि दुग्ध वाहिनियों में सामान्यतया क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है रक्त पाया जाता है। और वो कौन सा होता है? अशुद्ध होता है। इसके बाद आगे देखिए आप, जहां से दूध उत्पादन स्टार्ट होता है उसको बोला जाता है लैक्टोजिनेसिस। जहां से दूध उत्पादन स्टार्ट होता है, उत्पादन शुरू होता है, उसको बोला जाता है लैक्टोजिनेसिस बोला जाता है। ठीक है ना? तो ये चीज भी याद रखना कि अगर दूध उत्पादन की जो प्रारंभिक जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? लैक्टोजिनेसिस कहा जाता है। आगे, दूध उत्पादन करने वाली जो कोशिकाएं होती है, एल्यूलाई कोशिका। दूध उत्पादन करने वाली जो कोशिकाएं होती है वो कौन सी कोशिकाएं होती है? एल्यूलाई कोशिकाएं दूध निर्माण करती है। अगला, शरीर में 1 ml दूध उत्पादन हेतु 400 से लगभग 450 ml रक्त का शरीर में चक्रण होता है, जब जाके 1 ml दूध का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछे कि 1 ml दूध उत्पादन के लिए कितना रक्त का चक्रण होता है, तो 400 से 500 ml, लगभग 400 से 450, 400 से 500 ml रक्त का शरीर में चक्रण होता है। जहां से दूध उत्पादन शुरू होता है लैक्टोजिनेसिस कहलाता है। और दूध उत्पादन करने वाली कोशिकाएं होती है एल्यूलाई। अब दूध उत्पादन शुरू हो गया, ये दूध उत्पादन पूरे दुग्ध काल बना रहे, इस क्रिया को बोला जाता है गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस। दूध उत्पादन पूरे दुग्ध काल उच्च स्तर बना रहे, उसी क्रिया को बोला जाता है गैलेक्टोपोइसिस बोला जाता है। अब आप देखो कि कोई भी गाय भैंस का जैसे ही प्रसव होता है तो प्रसव के जैसे 2-4 दिन के अंदर ही वो दूध उत्पादन हाई लेवल पे नहीं पहुंच जाता। जैसे मान लो किसी भी गाय ने दूसरे ब्याह पे 5 लीटर दूध दिया है। अब जब वो तीसरी बार उसका प्रसव होगा तो तीसरी बार प्रसव होने के 2-5 दिन के अंदर ही वो 5 लीटर देना शुरू नहीं कर देगी, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो ऐसा कहा जाता है, पशुपालन ऐसा मानता है कि दुग्ध उत्पादन का उच्च स्तर, दुग्ध उत्पादन का उच्च स्तर प्रसव के लगभग 8 से 10 सप्ताह का समय लग जाता है, लगभग 2 माह का समय लग जाता है बेटा, जब जाके दूध उत्पादन अपने उच्च स्तर पर पहुंच पाता है। तो कई बार आता है कि गैलेक्टोपोइसिस की जो क्रिया होती है वो क्या हो जाती है? तो उसमें ये होता है कि दुग्ध का संचय निर्वाह, यानी संपूर्ण दुग्ध काल दूध का बराबर मात्रा में उत्पादन होना ही क्या कहलाता है? गैलेक्टोपोइसिस कहलाता है। और अगर आपसे पूछे कि दुग्ध अपने उच्च स्तर पर कब पहुंच जाता है, तो प्रसव के लगभग 8 से 10 सप्ताह में उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। तो इसके
अपन ने यहां तक पढ़ा, इसके बाद आगे देखिए। अब दो क्रियाएं अपने पास, एक है मिल्क लेट डाउन और एक है होल्डिंग अप। अपने पास एक तो मिल्क लेट डाउन है, एक है अपने पास होल्डिंग अप। देखो मिल्क दूध, लेट यानी आना, डाउन यानी नीचे, दूध का नीचे आना तो कहलाता है मिल्क लेट डाउन। होल्डिंग अप यानी दूध का चढ़ाना, तो आप इसको बोल सकते हो कि दूध उतारना भी आप बोल सकते हो, ये दूध उतारना हो गया। और होल्डिंग अप में आप ये बोल सकते हो कि दूध को दूध चढ़ाना, दूध चढ़ाना होल्डिंग अप कहलाता है। जबकि मिल्क लेट डाउन, दूध का थनों में आना क्या कहलाता है बेटा, मिल्क लेट डाउन कहलाता है। आगे प्रश्न आता है, इस क्रिया के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जिम्मेदार है और इस क्रिया के लिए एड्रीनलिन, एड्रीनलिन या एफिनेफ्रिन, एड्रीनलिन या एफिनेफ्रिन नामक हार्मोन जिम्मेदार है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन कितने समय तक काम करता है, तो यह काम करता है 5 से 7 मिनट के लिए काम कर सकता है। अगला, इसके बाद कई बार पूछा जाता है कि ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन 5 से 7 मिनट तक काम कर रहा है, तो कई बार प्रश्न यह भी आता है कि दूध निकालने की संपूर्ण प्रक्रिया कितने समय में पूरी हो जानी चाहिए। तो दूध निकालने की संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो भी लगभग कितने समय में पूरी हो जानी चाहिए, 5 से 7 मिनट के अंदर दूध निकालने की संपूर्ण क्रिया पूरी हो जानी चाहिए। तो ये वाली चीजें जो आपको याद होनी चाहिए कि इनमें से क्या क्या प्रश्न आता है। मिल्क लेट डाउन, थनों में दूध उतारना मिल्क लेट डाउन कहलाता है। इस क्रिया के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जिम्मेदार है, ये 5 से 7 मिनट तक काम करते हैं। दूध चढ़ाना होल्डिंग अप कहलाता है और इस क्रिया के लिए एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन जिम्मेदार है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि दूध उतारने वाला ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन कहां से स्रावित होता है, तो यह पीयूष ग्रंथि के पश्च बाट से स्रावित होता है। पश्च पीयूष ग्रंथि से याद रखना है आपको। अग्रस पीयूष ग्रंथि से आपने एलएच का नाम सुना होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का नाम सुना होगा, एफएसएच हार्मोन का नाम सुना होगा। तो ये सारे के सारे हार्मोन होते हैं वो अगली वाली पाली से, यानी जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके अग्रज वाले भाग से होता है, जबकि ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, यहां से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आप आगे आ जाइए। आपने देखा होगा बेटा कि एड्रीनलिन नामक हार्मोन से थनों में दूध ऊपर चढ़ गया है, ऑक्सीटोसिन से उतर रहा था। अब देखो गर्मियों में कई बार ऐसा होता है कि गर्मियों जैसे गर्मी आती है तो पशु कम दूध देने लग जाते हैं, पशु और दूध पतला हो जाता है। तो गर्मियों के समय में दूध एक तो पतला हो जाता है और एक पशु कम दूध देने लगता है, तो इसका कारण माना जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि नॉर्मली अगर आप चाहते हो कि अपना पशु दूध कम नहीं दे, अपन दूध को बढ़ाना चाहते हैं, दूध उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, तो दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशु को एक इंजेक्शन दिया जाता है। वो दिया जाता है बेटा किसका, प्रोलैक्टिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है पशु को। प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन होता है, उसका इंजेक्शन दिया जाता है ताकि दूध उत्पादन बढ़े। अब देखो ये चीजें हो गई कि वो कम हुआ, थायरोक्सिन नामक हार्मोन हुआ, दूध उत्पादन बढ़ाना है आपको, प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन हुआ। लेकिन इनके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं कि वो देखो कैसे, कि नॉर्मली आपने देखो थायरॉक्सिन के बारे में पढ़ लिया, आपने प्रोलैक्टिन के बारे में पढ़ा, एड्रीनलिन के बारे में पढ़ा, एपिनेफ्रिन के नाम पढ़ा। लेकिन आपने देखो दो चीजें, अगर कई बार एग्जाम में यह भी आता है कि दूध स्त्राव अगर पूछे, यानी कि मिल्क सिक्रेशन अगर पूछे, दूध स्त्राव, एक आता है मिल्क लेट डाउन यानी दूध उतारना, दूध उतारना। इन दोनों चीजों में फर्क है और ये कई बार आपको एग्जाम में अलग अलग भी, और मैं आपको एग्जाम के बारे में बता रहा हूं कि पुराने एग्जाम में आ जाता है। तो फिर आप क्या करोगे, अगर एग्जाम में दुग्ध स्त्राव आता है तो आपको आंसर देना है प्रोलैक्टिन। आपको कोई भी आंसर नहीं देना है, आपको आंसर देना है प्रोलैक्टिन अगर दुग्ध स्त्राव आ जाता है तो। लेकिन अगर कभी आ जाता है कि मिल्क लेट डाउन
या दूध उतारना आ जाता है तो फिर आपको हार्मोन का नाम देना है ऑक्सीटोसिन। तो इन दोनों चीजों में याद रखना, अगर मिल्क सिक्रेशन पूछे यानी दुग्ध स्राव पूछे तो प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन आएगा, लेकिन अगर कभी आपसे पूछे दूध उतारना तो उसके लिए आप ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन आपको करना है। अब आप देखो अपने पास दूध उत्पादन कहां से हुआ। मैंने आपको बताया कि स्तन ग्रंथियां सबसे मुख्य अंग था, सुडोरीफेरस का बदला हुआ रूप था, मैंने आपको बताया। उसके बाद स्तन ग्रंथियों की उत्पत्ति एक्टोडर्म से हुई है। फिर मैंने आपको बताया कि दूध जहां से निर्माण होना स्टार्ट होता है स्तन ग्रंथियों में सामान्यतः मैंने आपको बता दिया था कि रक्त पाया जाता है, रक्त अशुद्ध। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा कि स्तन ग्रंथियां एक्टोडर्म का बदलाव, एक्टोडर्म से उसकी उत्पत्ति हुई। फिर उसके नीचे जहां से दुग्ध निर्माण शुरू होता है उसको लैक्टोजेनेसिस कहा, और वो दुग्ध निर्माण पूरे दुग्ध काल बना रहे उसको गैलेक्टोपोइसिस कहा। अपन ने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। 1 ml दूध उत्पादन के लिए 400 से 450 ml का रक्त में चक्रण हुआ। रक्त वो सारा का सारा अशुद्ध था। अब अपने पास जब दूध सारा रेडी है, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज हो चुके हैं, पशु पहुंच चुका है, तो अपन को दूध निकालना है। तो दूध निकालने की विधियों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले दूध निकालने के लिए आप एक छोटे मुंह की बाल्टी लेके आओगे जिसे बोलेंगे डंपेल। वो बाल्टी जो छोटे मुंह की जिसका प्रयोग दूध निकालने के लिए किया जाता है वो डंपेल कहलाती है। फिर उसके बाद 2 प्रकार की विधियां होती है, एक तो हाथ के द्वारा होती है और एक होती है मशीन के द्वारा। देखो सबसे पहली बात ये, मशीन का जो प्रयोग होता है, मशीन वाली विधि का प्रयोग बड़े बड़े डेयरी फार्मों में किया जाता है या अधिक दूध देने वाले पशुओं में किया जाता है। आपको याद रखना है कि मशीन वाली विधि का प्रयोग एक तो बड़े बड़े डेयरी फार्मों पर किया जाता है, ये बड़े बड़े डेयरी फार्मों पर, बड़े बड़े डेयरी फार्मों पर किया जाता है, और एक किया जाता है अधिक दूध देने वाले पशुओं में किया जाता है, जैसे HFA, जो जानवर अधिक दूध देते हैं उन्हीं में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आप आ जाइए हाथ के द्वारा। हाथ में एक विधि होती है अंगूठा, जिसे नकलिंग के नाम से जानते हैं। एक होती है चुटकी विधि, जिसे स्ट्रिपिंग के नाम से जानते हैं, और एक होती है पूर्णहस्त दोहन विधि, जिसे अपन नॉर्मल पिस्टिंग, फुल एंड मेथड तो बोलते हैं, पिस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। तो देखो अंगूठा विधि हुई जिसे नकलिंग के नाम से भी जानते हैं, चुटकी विधि जिसे स्ट्रिपिंग कहते हैं, पूर्णहस्त दोहन विधि जिसे पिस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो ये मशीन वाली विधियां हो गई, और ये हाथ वाली विधियां कई बार आ जाती है। हाथ वाली विधियां कौन कौन सी है, मशीन वाली विधियां कौन कौन सी, तो इनके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। अब अपन हाथ वाली विधियों को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। वो देखो सबसे पहली आती है अंगूठा विधि। अंगूठा विधि ये दोषपूर्ण विधि है। दोषपूर्ण विधि है क्योंकि इस विधि से दूध निकालने पर पशुओं में थनैला रोग, गांठें होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक प्रयोग किसका किया जाता है, तो अंगूठा विधि का ही प्रयोग किया जाता है। ये दोषपूर्ण विधि है और इस विधि का प्रयोग भारत में सबसे ज्यादा किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाओ आप चुटकी विधि। चुटकी विधि का प्रयोग किया जाता है पहली बात तो छोटे थन वाले पशुओं में। पहला छोटे थन वाले पशुओं में इसका प्रयोग किया जाता है। और फिर उसके बाद अगर कभी आ जाए कि पूर्णतया दूध निकालने में किस विधि का प्रयोग करते हैं, पूर्णतया दूध निकालने के लिए भी इसी का ही प्रयोग अपन करते हैं। फिर उसके बाद आ जाओ पूर्णहस्त दोहन विधि। यह दूध निकालने की सबसे सर्वोत्तम वो वैज्ञानिक विधि है, यानी कि दूध निकालने की सबसे सर्वोत्तम वो वैज्ञानिक विधि है। अपन ने पढ़ा 2 प्रकार की विधियां पढ़ी, अपन ने हाथ वाली पढ़ी, मशीन वाली पढ़ी। मशीन वाली विधि का प्रयोग बड़े बड़े डेयरी फार्मों पर किया जाता है, अधिक दूध देने वाले पशुओं में उसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद हाथ में पढ़ा जैसे अपन ने नकलिंग का, फिर दूसरा चुटकी पढ़ा जिसे स्ट्रिपिंग का, तीसरा अपन ने पढ़ा पूर्णहस्त दोहन विधि जिसे पिस्टिंग का। मैंने आपको बताया भारत में अंगूठा विधि से सबसे ज्यादा प्रयोग
किया जाता है अंगूठा विधि का। आपने देखा होगा आपके गांव में भी, आपके घर पे भी अंगूठा विधि से ही पशुओं का दूध निकाला जाता है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वो भी अंगूठा विधि है। ये दोषपूर्ण विधि है, क्योंकि इस विधि से दूध निकालने पर पशुओं के थनों में गांठें यानी थनैला रोग होने की संभावना बढ़ सकती है। दूसरी बात, चुटकी विधि में छोटे थन वाले पशुओं में प्रयोग की जाती है पूर्णतया दूध निकालने के लिए। जैसे मान लो किसी पशु के, मान लो जैसे थन वाला पार्ट है, थन से अगर पूरा दूध निकाला जाता है तो नॉर्मली इस वाली विधि से ऐसे पूरा नहीं निकाला जा सकता, ऐसे भी पूरा नहीं निकाला जा सकता, लेकिन इस वाली विधि से पूर्णतया दूध निकाला जा सकता है। इसीलिए अगर कभी आपसे पूछे कि पूर्णतया दूध निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करोगे, तो उसके अंदर फाइनल आंसर आपका हो जाएगा चुटकी। देखो अपन ने पढ़ा दूध उत्पादन से संबंधित क्रियाविधि, अपन ने पढ़ी दूध निर्माण कैसे हुआ, ये सब चीजें हुई। अब देखो नॉर्मली अगर मैं आपको बता रहा हूं कि अच्छा दूध उत्पादन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस और भी की जाती है कि दूध उत्पादन कैसे बढ़ाएं। अगर आपके भी घर पे गाय भैंसे हैं तो उनका दूध उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है कि आप उन्हें समय टू समय पेट के कीड़े की दवा दे। पेट के कीड़े की दवा दे। पेट के कीड़े यानी कि आंतरिक परजीवी यानी डिवर्मिंग की आप दवा दे। तो आपने पढ़ा होगा बेटा, ये तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूंगा, जैसे नीला तोता यानी कॉपर सल्फेट, इसके अलावा फिनोविस, फिर एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, ये चारों की चारों दवाएं होती है। ये कृमिनाशक के रूप में प्रयोग करते हो। अगर ये आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपने एक, आपके पास दोनों के लिए आंतरिक और बाह्य परजीवी के लिए एक दवाई आती है जिसका नाम है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन का आप छिड़काव करें। आइवरमेक्टिन का आप आइवरमेक्टिन का आप इंजेक्शन लगाए, छिड़काव नहीं, इंजेक्शन आप लगाएं। इंजेक्शन आप लगाओगे तो ये चमड़ी में लगता है और ये आंतरिक और बाह्य दोनों परजीवियों को नष्ट करने का काम करती है। कौन सी? आइवरमेक्टिन। इस आइवरमेक्टिन जैसे आप इंजेक्शन लगाते हो तो पशु को थोड़ी देर जलन तो महसूस होती है, लेकिन 3 महीने तक इसका लगभग असर रहता है। 3 महीने तक आंतरिक और बाह्य परजीवियों से मुक्ति। तो पहला काम तो ये करना है पेट के कीड़े। जब भी आप पेट के कीड़े की दवा दोगे उसके बाद आपको लीवर टॉनिक देना है, क्योंकि लीवर टॉनिक दोगे तो उसका लीवर मजबूत होगा। दूसरी बात, आगे पशुओं को डेली ब्रश से रगड़ कर नहलाएं। अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है तो आप ये जरूर करें, पशुओं को ब्रश से रगड़ कर नहलाएं, क्योंकि अगर आप ब्रश से रगड़ कर नहलाओगे तो देखो त्वचा चमकीली होगी। पहली बात, त्वचा चमकीली होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाह्य परजीवी नहीं आएंगे। बाह्य परजीवी नहीं आएंगे, जैसे जुएं, चींचड़े, ये किसी भी प्रकार के बाह्य परजीवी नहीं आएंगे। त्वचा चमकीली होगी। अगला, पशु स्वस्थ रहेगा। अगला, दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। दूध उत्पादन बढ़ेगा। कारण है, देखो दूध उत्पादन कैसे बढ़ेगा। अभी तो अपन ने पढ़ा कि 1 ml दूध उत्पादन के लिए शरीर में 400 से 500 ml, लगभग 400 से 450 ml का चक्रण हो रहा है। तो अब आप बताओ, अगर आप चक्रण बढ़ाओगे तो दूध उत्पादन ऑलरेडी बढ़ेगा। अपने हिसाब से तो 400 से 500, अपने पास तो 4 लाख से लेकर 5000 लाख ब्लड का चक्रण हो, तभी तो जाके दूध उत्पादन बढ़ेगा। तो आपको क्या होगा कि नॉर्मल आप ग्रोमिंग वाली प्रोसेस करोगे तो जैसे ब्रश रगड़ कर नहला रहे हो तो रक्त संचरण तेजी से होगा। अगर रक्त संचरण तेजी से होगा तो किसी भी प्रकार को पशु को बीमारियां होने की संभावना भी कम होती है। तो इन सब चीजों के लिए आपको पॉसिबल हो सके तो पशु को डेली ब्रश से रगड़ कर नहलाना है। पशु को प्रतिदिन खाने में आपको नमक देना है, क्योंकि नमक अपने भोजन में पाचन का काम करता है और वो देने की आपको बहुत जरूरी है। आयोडीन की कमी नहीं होगी जानवर में, वो भी आपको देना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि नॉर्मल अपन जब ये त्वचा चमकीली हो जाएगी, बाह्य परजीवी नहीं रहेगा, पशु स्वस्थ रहेगा, तो आप बताओ कि तापमान, सूरज की रोशनी से विटामिन डी, जब पशु स्वस्थ रहेगा, चमड़ी पे किसी भी प्रकार की वो नहीं रहेगी, तो विटामिन डी भी ज्यादा अवशोषण करेगा। और शरीर के अंदर अगर विटामिन डी ज्यादा जाएगा तो आपने पढ़ा होगा कि कैल्शियम की तरह काम करता है विटामिन डी, यानी कि अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम जाएगा तो उसको एब्जॉर्ब यानी अवशोषण करके रोक कर रखने का काम भी विटामिन डी करेगा। इसीलिए पशु का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आप हो सके तो पशु को
पेट के कीड़ों की दवा टाइम टू टाइम दो, जैसे पेट के कीड़े की दे दी तो उनको लिवर टॉनिक की दवा भी दो।